अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लेक्चर में हमारे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप इन्जॉय करोगे। मैं कोशिश करता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दूं और हर चीज़ के अलग तरीके से कंसेप्ट दे दूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा हमारे पास क्या है, स्टैटिक है। अच्छा, हमारे पास ये जो वर्ड इलेक्ट्रो है इसका मतलब है चार्ज और ये जो वर्ड स्टैटिक है इसका मतलब है रेस्ट। तो हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास क्या है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charges at rest position। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग चार्जेस को स्टडी करते हैं, लेकिन किस हालत में स्टडी करते हैं, रेस्ट की हालत में स्टडी करते हैं। जैसे आपने अपने कंघी से बालों को कॉम्ब किया, सही है, तो कंघी के ऊपर जो चार्जेस आएंगे और बालों के ऊपर जो चार्जेस आएंगे वो दोनों स्टैटिक रहेंगे, वो हरकत नहीं करेंगे। ग्लास रॉड को आपने सिल्क के कपड़े से रब किया, उस ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्जेस आएंगे या सिल्क के कपड़े के ऊपर जो चार्जेस आ जाएंगे, सही है, वो जो चार्जेस हैं वो वहाँ पर स्टैटिक हालत में रहेंगे। तो ऐसे स्टैटिक हालत में या ऐसे स्टैटिक चार्जेस के बारे में जो स्टडी होती है, ऐसे स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे स्टडी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सर आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट पोजिशन। यहाँ पर जो वर्ड चार्ज है, ये चार्ज हमारे पास क्या है। अगर आपसे कोई कहे कि चार्ज क्या है, मतलब इन केस अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास चार्ज है या नहीं है, आप में से अक्सर स्टूडेंट्स कहेंगे यस सर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है। तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है, इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अ चार्ज, इट इज़ अ चार्ज्ड पार्टिकल। पहले आपने ये डिफरेंस समझना है कि चार्ज किस चीज़ को बोलते हैं और पार्टिकल किस चीज़ को बोलते हैं और चार्ज पार्टिकल किस चीज़ को बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि चार्ज क्या है असल में, ये असल में एक प्रॉपर्टी है, एक खासियत है। क्या है हमारे पास, एक खासियत है। अच्छा, ये पार्टिकल को कभी भी हम लोग चार्ज नहीं बोलते। चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक फूल है, खुशबूदार है, तो फूल जो है, फूल इज़ समथिंग एल्स एंड खुशबू इज़ समथिंग एल्स। खुशबू जो है उस फूल की एक प्रॉपर्टी है। फूल को हम लोग खुशबू नहीं कह सकते और खुशबू को हम लोग फूल नहीं कह सकते। अगर फूल में खुशबू मौजूद है तो हम लोग उसको कहेंगे कि यार ये एक खुशबूदार फूल है। इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को चार्ज नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे चार्ज्ड पार्टिकल। प्रोटॉन को चार्ज नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे चार्ज्ड पार्टिकल। अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करनी। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि चार्ज हमारे पास क्या है, तो आपने बताना है चार्ज हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ चार्ज को मज़ीद डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पर चार्ज को हम लोग दो हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। एक, हम लोग इसको समझेंगे कि चार्ज हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और चार्ज प्रॉपर्टी होने के साथ साथ ये हमारे पास एक क्वांटिटी भी है, एक मिकदार भी है हमारे पास। तो हम कहते हैं चार्ज एज अ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। हम लोग कहते हैं कि चार्ज हमारे पास क्या है, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या द नेचुरल प्रॉपर्टी। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल due to which it attracts or repels another particle। ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक नेचुरल प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स के पास। सही है। हम लोग कहते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी किसी पार्टिकल में आती है तो इस पार्टिकल में फिर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो हमारे पास क्या करता है, किसी दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या उसको क्या करता है, रिपल करता है।
अच्छा, चार्ज को एज अ क्वांटिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग कहते हैं, आप सबको याद है कल हम लोगों ने करंट का फार्मूला पढ़ा था। करंट का फार्मूला हमारे पास क्या था? द फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम। हमारे प्रीवियस लेक्चर में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में इसका फार्मूला है। टाइम डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू क्या बनेगा? IT। तो हम लोग सिंपल तरीके से एज अ क्वांटिटी इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। ये एज अ क्वांटिटी जब हम इसको डिफाइन करते हैं हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड चार्ज। यहाँ पर एज अ क्वांटिटी में बहुत सारी बातें आती हैं। अब यहाँ पर आप देखो चार्ज, यहाँ पर हमारे पास है करंट, यहाँ पर हमारे पास है टाइम। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की क्लास में 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये जो करंट है ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? ये हमारे पास है बेस क्वांटिटी। ये जो टाइम है ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास है बेस क्वांटिटी। अच्छा, जब एक बेस क्वांटिटी दूसरी बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट में हम लोगों को जो मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है या ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो और बताना है ये दो बेस क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट से मिलकर असल होता है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। चार्ज इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। चार्ज इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। हम एज अ क्वांटिटी इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो क्वांटिटी के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोगों ने समझनी। चार्ज इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, ये बात तो क्लियर है। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि क्वांटिटीज़ को हम दो बुनियादों पर डिफरेंशिएट करते हैं फिलहाल। एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बुनियाद पर, स्केलर और वेक्टर की बुनियाद पर, और दूसरा जो है बेस और ड्राइव्ड की बुनियाद पर। अब यहाँ पर हम लोग जो है, ये तो हमने कहा कि चार्ज हमारे पास क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज स्केलर है या वेक्टर है, तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है, चार्ज के फार्मूले में देखो करंट आ रहा है और टाइम आ रहा है। करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। जब दो स्केलर मल्टीप्लाई होंगे तो हम आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी ऐसा होगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दो स्केलर आपको वेक्टर रिजल्ट दें। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब यहां पर हम लोगों ने चार्ज पढ़ा। एक हमारे पास है चार्ज्ड पार्टिकल। क्या है हमारे पास? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या है? हम लोग कहते हैं एनी पार्टिकल दैट हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट और रिपेल इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज्ड पार्टिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल। हम लोग कहते हैं हर वो ज़रा जिसमें ये खासियत होती है कि वो जो है हमारे पास क्या है, वो किसी पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या उसको रिपल करे, ऐसे पार्टिकल को हम लोग कहते हैं चार्ज्ड पार्टिकल। उसको चार्ज नहीं बोलते, चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जैसे आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपके पास प्रोटॉन है, सही है, ETC वगैरह वगैरह बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर क्या मौजूद होता है? चार्ज मौजूद होता है। तो ये हमारे पास चार्ज एज अ प्रॉपर्टी था, ये चार्ज एज अ क्वांटिटी है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हम लोगों ने बहुत एडवांस तक इसको समझना है। चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर चार्ज को मज़ीद समझने के लिए हम सबसे पहले चार्ज की यूनिट को समझते हैं, फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि चार्ज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डिटेल से समझते हैं, ताकि जो भी चार्ज से रिलेटेड MCQs या क्वेश्चन बने वो उसको आप इजीली जो है आंसर कर सको। अब यहाँ पर हमारे पास हम लोग कहते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज के यूनिट्स हमारे पास क्या है? इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है वो हमारे पास क्या है? SI यूनिट। दूसरा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है बेस यूनिट। तीसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास है CGS यूनिट। जो अगला है वो हमारे पास है, एक है SI यूनिट, बेस यूनिट, CGS यूनिट, एक हमारे पास है डायमेंशंस। अच्छा, सबसे पहली बात, इसका जो SI यूनिट है वो हमारे पास है कूलम्ब। क्या है? कूलम्ब। ये एक साइंसदान था जिसने कूलम्ब्स ला दिया स्टैटिक चार्जेस से रिलेटेड, उसके नाम पर जो है चार्ज का यूनिट पड़ा। एक हमारे पास है बेस यूनिट।
बेस यूनिट किस चीज़ के बराबर है? अभी मैंने आपको चार्ज का फार्मूला पढ़ा कि करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो करंट बेस क्वांटिटी है, टाइम भी बेस क्वांटिटी है, तो हम कहते हैं चार्ज का यूनिट कूलम है और कूलम किस चीज़ के बराबर है? एम्पेयर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो हम कहते हैं इसका जो बेस यूनिट है वो एम्पेयर सेकंड है। अगर आपसे एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जाए कि व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ चार्ज, आपने पढ़ा है कूलम, अब आपको ये पता नहीं है कि भाई कूलम इसका बेस यूनिट है या एसआई यूनिट है, तो आप पहले इन चीज़ों में माइनर चीज़ों में जो है ये मिस्टेक्स दूर करो। तो इसका जो बेस यूनिट है वो हमारे पास है एम्पेयर सेकंड। अच्छा, इसका जो डायमेंशंस है, चार्ज के जो डायमेंशंस हैं, हम कहते हैं एम्पेयर सेकंड। जो डायमेंशंस तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ के होते हैं, तो एम्पेयर का जो डायमेंशन है वो एम्पेयर ही रहेगा और सेकंड का जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या बनेगा? टाइम। तो चार्ज का जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है? 80 है। अच्छा, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट को हम 3 नामों से पुकारते हैं। एक इसको बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। अब फ्रैंकलिन के ऊपर भी आ रहा है, इसको FR से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो है इस सीजीएस यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टेट कूलम। क्या बोलते हैं? स्टेट कूलम। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है सीजीएस यूनिट वो हमारे पास क्या है? स्टेट कूलम। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो फ्रैंकलिन है इसने कौन सा कारनामा किया था, इसके ऊपर भी अभी आगे बात करते हैं कि फ्रैंकलिन ने सबसे पहले कौन सा कारनामा किया था। ये आप लोग, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। चार्ज was first labeled as positive and negative by बेंजामिन फ्रैंकलिन। चार्ज को सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नाम देने वाला जो साइंसदान था उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसके नाम से इसका सीजीएस यूनिट भी पड़ा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यार चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम किसने दिया, तो अब बताना है कि यार वो किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अच्छा, अब एसआई यूनिट हमारे पास ESU, सही है। सीजीएस यूनिट एक ESU है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन, और ये हमारे पास क्या है? स्टेट कूलम। और आपने एक बात ध्यान में रखनी है, हमारे अगले लेक्चर में हम लोग ये चीज़ प्रूफ करेंगे, जो अगला सेकंड लेक्चर होगा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें हम लोग ये प्रूफ करेंगे वन स्टेट कूलम जो है, वन स्टेट कूलम जो है वो इक्वल है 3 × 10⁻⁹ कूलम्स की। कितने एक कूलम जो है, ये सीजीएस यूनिट है, हम लोग कहेंगे सीजीएस यूनिट छोटा यूनिट होता है। एक कूलम जो है वो 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है। इसको मैं अगले लेक्चर में प्रूफ करवाऊंगी कि कैसे आता है। अच्छा, तो ये हमारे पास चार्जेस के यूनिट थे। अब हम लोगों ने कूलम को डिफाइन करना है। कूलम के डेफिनेशन पर बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। तो कूलम के डेफिनेशन को हम डिफाइन करेंगे मुख्तलिफ तरीकों से, उससे आपको बहुत सारी जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये यूनिट्स आप लोगों ने लिखने हैं, इसको याद करना है। चार्ज के यूनिट्स है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है? कूलम क्या है? कूलम को हम मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन करते हैं। सबसे पहली जो डिफिनेशन इसकी आपने ज़हन में रखनी है, हम लोग कहते हैं द चार्ज ऑफ 6.25 × 10⁻18 electrons is equal to 1 कूलम। ये वैल्यू आपने जहन में रखनी है। एमसीक्यूज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बनते हैं कि एक कूलम चार्ज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर है। तो हमें बताना है एक कूलम चार्ज जो है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर है। यानी 1 कूलम चार्ज जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर है। अच्छा, ये इसका एक डेफिनेशन है। दूसरा जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नंबर 1 हुआ। अब मैं डेफिनेशन नंबर 2 डिफाइन करवाऊंगा कि हमारे पास इसका जो दूसरा डेफिनेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन हमारे पास ये है, जैसे फार्मूले में हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर 1 एम्पियर करंट जो है 1 सेकेंड में फ्लो करे तो 1 × 1 क्या बनेगा? 1 कूलम। तो हम कहते हैं एम्पियर चार्ज हमारे पास क्या होगा? 1 कूलम। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज in 1 second, then charge is said to be फिर जो चार्ज होगा वो हमारे पास कितना होगा? 1 कूलम होगा। सही है। तो हम लोग कहते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई इफ करंट
1 एम्पेयर हो, टाइम 1 सेकेंड हो, देन फिर जो चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 कूलम होगा। सही है, तो हम लोग कहते हैं ये हमारे पास 1 कूलम का दूसरा डेफिनेशन है। एक तीसरा डेफिनेशन, मतलब इन डेफिनेशंस पर एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक तीसरा डेफिनेशन जो हम लोगों ने चार्ज की यूनिट का करना है वो हमारे पास क्या है, वो हम कूलम्स लॉ के फार्मूले से करेंगे। यहाँ पर आपने कुछ बातें ज़हन में रखनी है। कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, उसको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर दो चार्जेस को हम लोगों ने 1 मीटर अपार्ट प्लेस किया है, सही है, हम लोग कहते हैं लेट सपोज दो आइडेंटिकल चार्जेस है, Q1 और Q2 दोनों बराबर है और दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, 1 कूलम, क्योंकि हमने 1 कूलम को डिफाइन करना है। और उनको कितने डिस्टेंस पर जो है सेपरेट करके रखा है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा है। और कहाँ पर रखा है, वैक्यूम के अंदर रखा है। तो वैक्यूम में के की जो वैल्यू है वो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। सही है, ये वैक्यूम में के की वैल्यू है। अब हम फोर्स मालूम करेंगे, फोर्स कितना होगा, के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। चार्ज दोनों आइडेंटिकल चार्ज और दोनों के ऊपर 1 कूलम का चार्ज, सही है। और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, 1 का स्क्वायर, सही है। तो हम लोग कहते हैं कि यार F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 बनेगा और 1 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वापस 1 आएगा। तो हम लोग सिंपल, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन बचेगी। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि दो चार्जेस के बीच में जो 1 मीटर के फासले पर रखे गए हों वैक्यूम में, अगर उनके बीच में फोर्स 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन आ जाए तो हर एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमारे पास कितना होगा, 1 कूलम होगा। तो एक कूलम का जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नंबर 3 है, वो हमारे पास क्या है, इफ द फोर्स बिटवीन 2 identical charge particles placed in vacuum 1 meter apart या placed 1 meter apart in vacuum is, अगर इनके बीच में जो फोर्स है वो 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन है, देन चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, फिर हर पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा विल बी 1 कूलम। फिर हर पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमारे पास कितना होगा, 1 कूलम ही होगा। तो हम लोग कहते हैं कि 1 कूलम को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। या अगर आपसे कहा जाए कि यार अगर दो चार्जेस है, दोनों आइडेंटिकल हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, अगर उनके बीच में फोर्स 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ आ जाए तो उन हर एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो आपने बताना है वो हमारे पास क्या होगा, 1 कूलम। ये किस सूरत में 1 कूलम होगा, चार्ज Q1 और Q2 दोनों को मैं Q लिख सकता हूँ, ये हमारे पास 1 कूलम होगा सिर्फ उस केस में जब डिस्टेंस हमारे पास क्या हो, 1 मीटर हो और इनके बीच में जो फोर्स हो वो हमारे पास कितना हो, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन हो। फिर हर पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 कूलम होगा। तो एक कूलम को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। इसके ऊपर भी जो है क्या बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं। अच्छा, ये तो चार्ज की यूनिट तक हम लोगों ने बातें की। अब थोड़ा सा जो है इसको हम लोगों ने आगे लेकर चलना है। अब से जो है सही मानों में नॉलेज शुरू होने वाला है। अब हम लोग आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज के ऊपर। चार्ज की खासियतें क्या है, एक बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, जो सबसे पहली बात आपने ज़हन में रखनी है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम है। ये जो चार्ज है ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज, ये हमारे पास सबसे छोटा चार्ज। आप लोगों से एक एमसीक्यू पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि द चार्ज ऑफ एनी, मतलब या चार्ज ऑन एनी पार्टिकल कैन नॉट बी लेस देन चार्ज ऑफ, तो हमें बताना है द चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल कैन नॉट बी लेस देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी पार्टिकल का जो चार्ज है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कभी भी कम नहीं हो सकता। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो सबसे क्या है, हमारे पास स्मॉलेस्ट चार्ज है, सही है। तो हम लोग कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो हमारे पास क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है।
अच्छा, इसी हिसाब से जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो +1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो हम लोग कहते हैं प्रोटॉन का जो चार्ज है वो हमारे पास कितना है, एक प्रोटॉन के ऊपर वो +1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर उसका चार्ज होता है। लेकिन एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, वो हमारे पास क्या है, अगर हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन को देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक प्रोटॉन जो है उसका जो मास है वो 1836 गुना इलेक्ट्रॉन के मास से ग्रेटर है। मास पे यहाँ पर डिपेंड नहीं करता। हम लोग कहते हैं यार दोनों के जो चार्ज है वो सेम है, लेकिन मास दोनों का क्या है, वो डिफरेंट है। तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, आपके बुक में एक ग्लास रॉड दिया है और इस ग्लास रॉड के साथ एक जो है सिल्क क्लॉथ दिया है। अच्छा, एक ग्लास रॉड, अच्छा लेट सपोज सिल्क क्लॉथ के ऊपर भी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है, ग्लास रॉड के ऊपर भी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद क्या है, हमारे पास बराबर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर हम इस ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करते हैं, सही है, अगर ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो रब करने से क्या होगा, इन दोनों को रब करने से फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और आप सबको पता है फ्रिक्शन जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब हीट एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने वैलेंस शेल को छोड़ देते हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है सॉरी ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिल्क के क्लॉथ के ऊपर आएंगे। तो हम कहते हैं यहाँ पर जो ग्लास रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से निकल जाएंगे और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है लेट सपोज वो यहाँ पर आए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्लास के ऊपर जो चार्ज है, ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, तो हम कहते हैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इस पर जो है +2e का चार्ज है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि सिल्क क्लॉथ के ऊपर चार्ज कितना है, तो आप कहते हो कि यार सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए तो हम कहते हैं यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का जो कंसेप्ट है वो हमें मिलता है। एक तो हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज क्या है। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, तो आप कहो कि यार द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी, सॉरी द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही है उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहते हैं द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टर्म्ड एज पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इन केस अगर आपसे कोई कहे कि यार हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्या होगा, तो आप सिंपल कहोगे कि नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या है, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस सिंपल आप लिखो द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स की तादाद से ज़्यादा हो तो हम लोग कहते हैं वो बॉडी हमारे पास कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज हो। अब यहाँ पर जो एक और पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, बिफोर रबिंग करने से पहले, बॉडीज को रब करने से पहले जो चार्ज ऑन ग्लास रॉड था वो भी 0 था, जो चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ था वो भी हमारे पास कितना था, 0। तो जो नेट चार्ज हमारे पास था बिफोर रबिंग वो हमारे पास क्या है, चार्ज ऑफ ग्लास रॉड प्लस चार्ज ऑफ सिल्क क्लॉथ, तो ये भी 0 था, ये भी 0 था, तो नेट चार्ज हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा 0। अच्छा, आफ्टर रबिंग जब हम लोगों ने इसको रब किया, रब करने के बाद जो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आया वो +2e चार्ज आया और जो सिल्क क्लॉथ के ऊपर चार्ज आया वो -2e का चार्ज आया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस केस में जो नेट चार्ज है वो कितना आ रहा है, तो आप कहोगे कि +2e -2e दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 0। तो नेट चार्ज दोनों बॉडीज का क्या हुआ, 0। तो बिफोर रबिंग भी टोटल चार्ज 0 था, आफ्टर रबिंग भी टोटल चार्ज 0 है। अगर आपसे कहा जाए कि यूनिवर्स में टोटल चार्ज कितना है पार्टिकल्स के ऊपर, तो आप कहोगे जितने नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। सही है, तो हम इस लॉ को, इसको हम बोलते हैं यार ये कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। पहले जितने चार्जेस थे बाद में भी उतने चार्जेस है, ये चार्जेस हमारे पास क्या है, कंजर्व रहेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी नेट चार्ज सही है हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, या चार्ज ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। सही है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और बात जो आप लोगों ने समझनी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है, इस पार्टिकल से 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, ये पार्टिकल 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, ये पार्टिकल 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। तो हम कहते हैं किसी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज आएगा वो या तो ±1 इलेक्ट्रॉन का आएगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसके ऊपर -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, इसके ऊपर +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। अगर मैं कहूँ कि यार इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए
तो एक बॉडी के ऊपर +2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, दूसरे बॉडी के ऊपर -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। जो अगर इस बॉडी ने 3 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो एक बॉडी के ऊपर जो है +3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, दूसरे बॉडी के ऊपर -3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बॉडी 1.5 इलेक्ट्रॉन इसको दे, या 1/2 इलेक्ट्रॉन दे, या 2/2 इलेक्ट्रॉन दे, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे? नो, इलेक्ट्रॉन को मजीद नहीं तोड़ सकते। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्ट्स में ट्रेवल नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम लोग एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझते हैं, वो ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, सही है, वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? +- n ही। n हमारे पास किस चीज़ को शो करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो n है, ये n हमारे पास या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। बट ये जो n है, सही, ये सोन, ये जो n है ये हमारे पास 1.2 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, 3.6 नहीं हो सकता। इस रूल को हम लोग कहते हैं, हम कहते हैं चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डिस्क्रीट फॉर्म में जो है क्या होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। या तो एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा या वो इलेक्ट्रॉन इधर होगा, आप बीच में से उसको नहीं तोड़ सकते। इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन रूल, सही है। तो हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज हमारे पास क्या है? क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्वांटाइज है तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? +- n, यानी किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, सही है। यहाँ पर एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ये n <1 नहीं हो सकता, ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। तो कम से कम चार्ज जो किसी पार्टिकल के ऊपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज होगा। ये जो क्वांटाइजेशन रूल है, दिस रूल fails for microscopic particles such as quarks। ये रूल जो है ये क्वार्क्स के लिए क्या होता है? फेल होता है। क्यों फेल होता है? एक अप क्वार्क है, अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास +2/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और एक डाउन क्वार्क है, डाउन क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो ये फ्रैक्शन में आया नहीं आया, तो ये पॉइंट में आएगी वैल्यू। तो हम कहते हैं ये जो क्वांटाइजेशन का रूल है ये क्वार्क्स के लिए अप्लाई नहीं होता, ये जो है ऐसे पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होता है जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या बड़े पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हों, उनके लिए ये रूल अप्लाई होता है। अच्छा, यहाँ से हमें एक और बात भी पता चल गई, वो हमारे पास क्या है? ये तो हुआ हमारे पास क्वांटाइजेशन रूल। यहां पर हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। जो अगली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, ये अपने ज़हन में रखनी है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, सही है। और चार्ज चूंकि ट्रांसफर हो सकता है, इट इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जब हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं वो किस शक्ल में ट्रांसफर होता है? वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में ट्रांसफर होता है। ये आपके बुक में पॉइंटर में भी लिखा है ये पॉइंट, सही है। तो हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कर सकते हैं? बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब किया तो वो जो है इलेक्ट्रॉन्स के जरिए हमने उस चार्ज को ट्रांसफर किया। जो अगला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ये है, हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज कैरीड बाय पार्टिकल्स। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने के लिए चार्ज हमेशा पार्टिकल के ऊपर आता है। ये पॉइंट आपने नोट करना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ये है कि मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, बट चार्ज is dependent on mass। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, हम कहते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज।
मास चार्ज के बगैर रह सकता है लेकिन चार्ज मास के बगैर नहीं रह सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज मौजूद है और पार्टिकल नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये मैटर के बगैर जो है नहीं रह सकता। हम कहते हैं मैटर जो है वो चार्ज के बगैर रह सकता है। जैसे न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो उसका मास हमारे पास क्या है, मास उसका है लेकिन वो है न्यूट्रल। तो हम कहते हैं मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जो प्रॉपर्टी नंबर 9 आप लोगों ने ध्यान में रखनी है वो हमारे पास क्या है, हम लोग कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर transferred from one body to another, then mass of both bodies is affected। यानी जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं स्लाइटली इफेक्टेड, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनका मास जो है डिक्रीज हो जाता है और जिस बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस बॉडी का जो मास है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम कहते हैं मास दोनों बॉडीज़ का फिर क्या होगा, जैसे ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन गए जो है सिल्क क्लॉथ के ऊपर तो सिल्क क्लॉथ का जो मास है वो स्लाइटली जो है इंक्रीज होगा और ग्लास रॉड का जो मास है वो हमारे पास क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज होगा। अच्छा, जो 10th प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है कि मास डिपेंड्स अपॉन velocity but charge does not depend upon velocity or speed। वो कैसे, अगर कोई पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से जाता है, जैसे आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ पोस्टुलेट्स हमें दिए थे कि अगर कोई पार्टिकल लाइट के स्पीड के करीबी स्पीड से उसके कंपेरेबल स्पीड से जाता है तो हमारे पास क्या होगा, उस पार्टिकल का जो मास है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर उसी स्पीड से एक चार्ज जाए तो चार्ज का जो चार्ज है वो हमारे पास उतना ही रहेगा, वो चार्ज के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपने क्लियर करना है। अब हम लोग आते हैं चार्ज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, सही है। इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स क्या बन सकते हैं, सही है, उसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास क्या है, आपकी किताब का एक न्यूमेरिकल है, एक एग्जाम्पल है। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या क्या कहते हैं कि 1 कूलम चार्ज और 3 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, सही है। मैंने आप लोगों से कहा कि इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है वो एक्सक्यूज उनसे बन सकते हैं, ये बगैर कैलकुलेटर के होते हैं, यहाँ पर आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं 1 कूलम चार्ज के बारे में, 1 कूलम चार्ज में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करूँगा। तो आप सबको पता है फार्मूला, अभी हम लोगों ने पढ़ा Q इज इक्वल टू NI, बिल्कुल पढ़ा, सही है। हमारे पास जो चार्ज है वो कितना दिया है कि 1 कूलम है, सही है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻�9 कूलम होता है। तो अगर मुझे n मालूम करना है, E मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो n हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, Q अपॉन E, और Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, सही है। और E की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1.6 से मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻�9। अब एक लड़का कंफ्यूज है कि इसको मैं बगैर कैलकुलेटर के कैसे करूँ। एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, वो ये है, अगर बट्टे के नीचे आपने पॉइंट खत्म करना था तो ऊपर जीरोस की तादाद बढ़ाओ, अगर ऊपर पॉइंट खत्म करना है नीचे जीरो की तादाद बढ़ाओ। जैसे इधर पॉइंट आ रहा है, इसको मैंने खत्म करना है, पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है, ऊपर मैं एक जीरो लिखूंगा, ये 10/16 बना। अब इसको कैंसिल करो ताकि छोटा हो जाए, सही है। 2 5 = 10, 2 8 = 16, तो ये 5/8 बचा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁹ है, ऊपर आकर के क्या बनेगा, +19। अच्छा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 5, ये 8 बनेगा, सही है। इधर ये 5 छोटा है 8 से, तो 0 पॉइंट इधर 0 लगाएंगे, सही है। 8 6 48 बनेगा, सही है। ये 2 बचेगा, फिर एक और 0 लगाओ, 8 3 या हम लोग कहते हैं 8 2 16, ये 16 बनेगा। फिर जो है यहाँ पर बचेगा 4, फिर एक और 0 लगाओ, 8 5 40। तो हम लोग कहते हैं ये हमारे पास क्या हुआ, 5 को 8 पे डिवाइड करने से 0.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 बना। अगर इस पॉइंट को मैं एक डिजिट इस तरफ शिफ्ट करूँ तो इसमें से एक माइनस करना होगा, ये 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कहते हैं 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आता है, तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने 3 में मालूम करना है, इसी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करो, सही है। अगर आप कहते हो कि यार सर वो प्रूफ करवा दो, वो हमारे पास क्या है, वो हम कैसे मालूम करेंगे। अगर 3 में आपने मालूम करना है, इस वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या दूसरे तरीके से मालूम करना है तो आप लिखोगे कि यार n इज इक्वल टू Q अपॉन E। अच्छा, Q हमारे पास कितना है, 3 कूलम दिया है, सही है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम कैंसिल करेंगे, तो n इज इक्वल टू
3 को 1/6 पे, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ऊपर 0 लगाओ, सही है। अब 2 15 30 बनेगा, 2 8 16 बनेगा, सही है। तो ये हमारे पास 15/8 बना, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +19। तो 15 को 8 पे डिवाइड करो, 8 एकम 8, सही है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 7 बचेगा, इधर पॉइंट लगाओ, इधर 0 लगाओ, सही है। 8 8 9 72 बनता है, 8 8 64, ये 8 8 ज़ा 64 बनेगा, सही। इसको इससे माइनस करो, ये हमारे पास क्या बनेगा 6, ये 0 लगाओ, 8 8 7 ज़ा क्या बनेगा हमारे पास 54, यहाँ पर सॉरी 56 बनता है, ये हमारे पास 4 निकलेगा, इधर 0 लगाओ, 8 5 क्या बनेगा 40। तो ये हमारे पास बनेगा क्या 1.875 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19। अगर इसको आप राउंड अप कर दो, सही है, इसको राउंड अप कर दो, 5 से पहले 7 आ रहा है तो हम कहते हैं 1.88 मल्टीप्लाई बाय 10⁻क्या बनेगा 19। मजीद राउंड अप करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19। तो 3 कूलम चार्ज में हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपके बुक का एक एग्जाम्पल है, वो जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है, वो एग्जाम्पल ये दिया है कि यार 2 कूलम में कितने चार्ज है, सही है। तो इस कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये आप लोगों ने मालूम करना है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो है MCQs की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो हमारे पास क्या है। वो हमारे पास ये है। पहली बात तो आप इलेक्ट्रिफिकेशन को समझो। इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी भी बॉडी को चार्ज करने का जो तरीकाकार है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। 3 तरीकों से करेंगे, बाय कंडक्शन, 2 बॉडीज़ को फिजिकल टच कर दो, सही है, फिजिकल टच कर दो, एक बॉडी से जो चार्जेस है वो दूसरी बॉडीज़ में फ्लो होने लगेंगे, सही है। इसको हम लोग बोलते हैं बाय कंडक्शन, बाय फिजिकल कंटेक्ट। दूसरा है हमारे पास बाय फ्रिक्शन, इसको हम लोग कहते हैं बाय रबिंग, रगड़ से, जैसे अभी मैंने आप लोगों को समझाया, सही है। और तीसरा है हमारे पास बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, जैसे एक बॉडी है उस पर जो है सारे चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल हैं, इसके करीब अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आता हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या करेगी, इसमें नेगेटिव चार्जेस को रिपल करेंगे और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर डाइपोल बनेगा, तो ये बॉडी अब हमारे पास चार्ज बॉडी है। तो हम बाय इंडक्शन कब भी कर सकते हैं, विदाउट फिजिकल कंटेक्ट, विदाउट फिजिकल कंटेक्ट हम बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय फ्रिक्शन भी होता है रबिंग से, और बाय कंडक्शन भी चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है। अच्छा, आप लोगों के बुक में एक पॉइंट पॉन्डर है, वो हमारे पास क्या है, कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी। तो आपने बताना है इसका जो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, यस। क्यों, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इस पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वल तादाद में। अगर हम इसके करीब एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी इस पर जो है यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस करेगी, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस तरफ रिपल हो जाएंगे, और इस साइड पर कौन से चार्जेस जो है प्रोड्यूस होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, और इस साइड पर जो है नेगेटिव को रिपल करेंगे। अब इसके जो पॉजिटिव साइड है वो इस नेगेटिव के करीब है, तो ये बॉडी अब इस बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, सही है। तो हम लोग कहते हैं एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी हमेशा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्ज ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, सही, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो है चार्ज को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, रिपल्जन का या अट्रैक्शन का टेस्ट, या हमारे पास बोथ, या हमारे पास नन। तो आपने बताना है रिपल्जन का जो टेस्ट होता है वो श्योर टेस्ट होता है, वो आपको सही इंफॉर्मेशन देता है कि जो सामने वाली बॉडी है वो चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है। वो क्यों, वो इसलिए कि अगर ये एक चार्ज बॉडी है, सही, इसके करीब आप एक दूसरी चार्ज बॉडी लेकर आओ, ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। अच्छा, अगर इनकेस ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, सही है, इसके सामने हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, या ये बॉडी जो है न्यूट्रल है
इसके सामने हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, तो जो चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है और चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। तो हम कहते हैं अट्रैक्शन जो है वो चार्ज बॉडी के लिए भी होता है और अनचार्ज बॉडी के लिए भी होता है। तो इस वजह से हम अट्रैक्शन का टेस्ट जो है वो यहाँ पर फेल होता है। तो किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर आपने चार्ज टेस्ट करना है तो उसके लिए जो सही टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है, वो हमारे पास रिपल्जन का टेस्ट होता है। तो हम कहते हैं द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्जन। एक तो मैं एकला पढ़ाना भूल गया, एक प्रॉपर्टी वो ये है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।